एप्पल की कहानी। 1960 के दशक में सैन फ्रांसिस्को एवं सांता क्लारा वैली में एक साथ कई घटनाएं घटी। सैनिक गतिविधियों में सिग्नल ठेकेदारों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों, वीडियो गेम डिजाइनरों, माइक्रोचिप्स निर्माताओं आदि के कारण घाटी में टेक्नोलॉजी क्रांति आई हुई थी और नामी गिनामी इंजीनियर एवं टेक्नोलॉजिस्ट नए नए उत्पाद विकसित करने में लगे हुए थे। कुछ लोग कंप्यूटर डेवलप करने का भी काम कर रहे थे। उधर आध्यात्म और टेक्नोलॉजी से भरपूर स्टीव जॉब स्टीव जॉब प्रातःकाल ध्यान लगाते थे, दोपहर के समय स्टैनफोर्ड में भौतिकी की क्लासें करते थे और रात्रि पाली में अटारी कंपनी में काम करते थे। उनके साथ ही अन्य अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का सपना भी देखते थे। उस समय हिप्पी कल्चर भी अपने चरम पर था। हिप्पी और टेक्नोलॉजिस्ट पर एक दूसरे के विचारों में सहमत नहीं हो पाए थे। हिप्पी लोग कंप्यूटरों का अध्यात्म में बाधा समझते थे। काफ़ी प्रचार प्रसार एवं समझाने बुझाने बुझाने के बुझाने के बाद लोगों को समझ में आया कि मशीनें समाज की प्रगति में सहायक हैं। मशीनों के क्षेत्र में एवं सैनिक क्षेत्र में काम करने वालों ने कंप्यूटर के पक्ष में माहौल बनाने में भरपूर सहयोग किया। कंप्यूटर में रुचि रखने वालों का वैली में ही एक समूह था जिसे होम ब्रिड कंप्यूटर क्लब के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर नए नए आविष्कारों पर विचार और बहस की जाती थी। एक बार 1975 के मार्च महीने में एक बुलेटिन निकाला गया जिसमें कहा गया कि जो लोग अपना कंप्यूटर, टर्मिनल, टीवी, टाइपराइटर आदि बनाना चाहते हों वो तो रुचि रखने वाले व्यक्ति एकत्र हो जाएं। वोजनियाक भी अपने दोस्त स्टीव के साथ मीटिंग में गए। बाद में वोजनियाक ने बताया कि उस रात की बैठक मेरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई, क्योंकि मैंने माइक्रो प्रोसेसर सीट इसी मीटिंग में देखी थी और इसी रात मैंने अपना खाका बनाना शुरू कर दिया था जो बाद में एप्पल में काम आया। इसके बाद वोजनियाक को जुनून सवार हो गया। वह दिन में एचपी में काम करते थे, शाम को खाना खाते और फिर रात में अपना कंप्यूटर बनाने में जुट जाते। सभी पार्ट्स फैला लेते और एक एक पार्ट्स को जोड़ते रहते। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वोजनियाक का कंप्यूटर टेस्टिंग के लिए तैयार था। वोजनियाक ने कीबोर्ड पर कुछ अक्षर टाइप किए और वही अक्षर स्क्रीन पर चमकने लगे। वह 19 जून 1975 का रविवार का दिन था जो कंप्यूटर के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इतिहास में यह पहला दिन था जब कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के कीबोर्ड में कोई अक्षर टाइप करके उसे हूबहू स्क्रीन पर देख सकता था। स्टीव जॉब इस काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वोजनियाक से कुछ सवाल पूछे। सवालों से संतुष्ट होकर जॉब ने वोजनियाक की सहायता करनी प्रारंभ की और कुछ अन्य पार्ट्स बनाने में सहयोग किया। वोजनियाक बताते हैं कि जॉब में यह क्षमता की थी कि वह जनता का या विक्रेताओं को कैसे प्रभावित किया जाए, जबकि मुझ में इस काम में बहुत शर्म आती थी। होम ब्रिड क्लब की बैठक में स्टीव जॉब और वोजनियाक दोनों जाने लगे। वहां सदस्यों की संख्या बढ़कर 100 हो गई थी। यद्यपि वोजनियाक शर्मीले थे और अपने प्रोडक्ट के संबंध में कुछ नहीं बता पाते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट के पास भीड़ लगी रहती थी। वोजनियाक सभी को निःशुल्क जानकारी देते थे क्योंकि क्लब का नियम ही था कि दूसरों की सहायता करो। स्टीव जॉब इससे सहमत नहीं थे और कोई जानकारी निःशुल्क बांटी जाए। उन्होंने वोजनियाक के सामने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करने और बेचने का प्रस्ताव रखा। उनका मत था कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरह की जानकारी के आधार पर सर्किट बोर्ड तैयार कर सके। इस प्रकार स्टीव ने धन कमाने का रास्ता निकाला। वोजनियाक ने बाद में बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर बेचेंगे। यह तो स्टीव थे जिन्होंने यह करिश्मा कर दिखाया। बाद में दोनों ने अपनी कंपनी बनाने का निर्णय लिया। कंपनी बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। दोनों ने अपनी फालतू चीज़ें बेचकर $1300 की रकम इकट्ठा कर ली। जब अपनी कंपनी बनाने का निर्णय हो गया तो प्रश्न उठा कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। कई लोग
लोग कोई कठिन शब्द वाला नाम रखना चाहते थे, लेकिन एक दिन स्टीव अपने पुराने निवास पर गए जहां सेब का पेड़ था। अगले ही दिन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात जमा करने थे। नाम का निर्णय जल्दी होना था, अतः जॉब ने यह कहते हुए इसकी उनकी डाइट में एप्पल शामिल है और एप्पल उन्हें बहुत पसंद है। यह फल हर समय आपकी नज़रों के सामने रहता है, अतः कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर रखा गया। स्टीव ने वर्जीनिया से कहा, यदि दोपहर तक अन्य कोई अच्छा नाम नहीं सूझा तो यही नाम अंतिम होगा, और अंत में यही हुआ। एप्पल का नाम एक स्मार्ट चुनाव था जो दोस्ताना संबंध लिए हुए और सरल था, क्योंकि एप्पल शब्द से ही सभी परिचित थे और यह प्रकृति के निकट भी था। कंपनी में वोजनियाक पूर्ण काल के लिए समय देने को सहमत नहीं थे। वह दिन में समय अपनी एचपी कंपनी की नौकरी चालू रखना चाहते थे, अतः जॉब ने अटारी के अपने सहयोगी इंजीनियर रॉन वायलने के सामने कंपनी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। स्टीव जानते थे कि वायने पहले अपनी कंपनी बना चुके हैं, अतः उन्हें अनुभव भी है। इस प्रकार वायने 10% की हिस्सेदारी बनाने को तैयार हो गए। जॉब और वोजनियाक दोनों कंपनी में शामिल हुए। वोजनियाक जानते थे कि स्टीव एक अच्छे व्यापारी हैं, जबकि स्टीव जानते थे कि वोजनियाक एक अच्छे इंजीनियर हैं, अतः दोनों एक दूसरे को चाहते थे। जब वोजनियाक के सामने यह प्रस्ताव आया कि नए कंप्यूटर की डिजाइन एप्पल कंपनी की संपत्ति होगी, तो वोज ने निर्णय लिया कि चूंकि एचपी के कर्मचारी हैं, अतः कंप्यूटर डिजाइन पर पहला हक एचपी का है, क्योंकि उन्होंने एचपी में रहते हुए कंप्यूटर का डिजाइन बनाया है। यह एक नैतिक बात भी थी, अतः वर्जीनियाक ने अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन एचपी के मैनेजमेंट के सामने किया, लेकिन कंपनी विचार विमर्श के बाद एचपी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार वर्जीनियाक ने अपने कंप्यूटर को एप्पल कंप्यूटर कंपनी को समर्पित कर दिया, क्योंकि अब वे स्वतंत्र थे। 1 अप्रैल 1976 को पार्टनरशिप बनाई गई, जिसमें स्टीव वोजनियाक और वायने का हिस्सा 45-45 एवं 10 रखा गया। यह भी तय किया गया कि $100 से अधिक खर्च वाली मदों में 2 साझेदारों की सहमति अवश्य होगी। साझेदारी डीड में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कार्यों का दायित्व वोजनियाक को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं मार्केटिंग का दायित्व स्टीव जॉब को तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कागजात के रखरखाव का दायित्व वायने को सौंपा गया। यद्यपि बाद में वायने कंपनी से अलग हो गए। एप्पल के गठन के बाद यह पुनः होमब्रिड कंप्यूटर क्लब में वोजनियाक के प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया गया। वोजनियाक ने कंप्यूटर की अनेक खूबियां बताईं। स्टीव ने लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि इस वंडरफुल मशीन के लिए लोग कितना खर्च कर सकते हैं। वास्तव में स्टीव अपने प्रोडक्ट की कीमत जानना चाहते थे, लेकिन वहां एकत्र लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं पर पीछे की ओर एक पाल टेरेल नाम का एक व्यापारी भी खड़े थे। वह एक कंप्यूटर के स्टोर के मालिक थे। उन्हें यह कंप्यूटर में कुछ जान नजर आई। जॉब ने टेरेन को व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर दिखाकर कहा, अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एक बार देख तो लीजिए सही। कंप्यूटर का गहराई से निरीक्षण करने के बाद टेरेल सहमत हो गए। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, संपर्क में रहिएगा। स्टीव जॉब ने अगले ही दिन कंप्यूटर दिया। टेरेल ने 50 पीस का ऑर्डर दिया, जिसमें कीमत $500 प्रति नग रखी गई। जॉब ने यह खुशखबरी तत्काल वर्जीनियाक को सुनाई, जो उस समय अपनी ड्यूटी पर थे। वर्जीनियाक अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में वर्जीनियाक ने बताया कि वह ऐसा क्षण था जिसे वे पूरी जिंदगी नहीं भूले। 50 नगों को बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में पार्ट्स खरीदने थे, जिसमें कम से कम $15,000 की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था। स्टीव ने एक दोस्त के पिता से $5,000 का कर्ज लिया। शेष रकम के लिए स्टीव ने स्थानीय बैंक मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन बैंक मैनेजर ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्टीव ने हार नहीं मानी। स्टीव ने हालटेल सप्लाई कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सप्लाई करती थी, से उधार पार्ट्स की मांग की, लेकिन केवल 2 जवानों की कंपनी समझकर लालटेक ने उधार देने से मना कर दिया। बाद में
कंपनी ने क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर से इस बार सहमत कर लिया कि उसके पास $25,000 का ऑर्डर है, चाहे तो ऑर्डर देने वाले मिस पॉल टेलर से बात कर सकते हैं। पॉल टेलर द्वारा ऑर्डर की पुष्टि करने के बाद कंपनी 30 दिन की साख पर उधार पाठ देने को वो तैयार हो गई। 50 एप्पल सर्किट बोर्ड को असेंबल करने के लिए लाल आल्टो में स्टीव जॉब की पुश्तैनी मकान के गैरेज को चुना गया। समय कम था, केवल 30 दिन बचे हुए थे, अतः जितने लोग उपलब्ध हो सकते थे सभी को काम पर लगाया गया। इस प्रकार स्टीव जॉब, वर्जीनिया डेनियल कोटल, अपनी गर्लफ्रेंड एलिजोनेथ होल्समैन, स्टीव की बहन पैटी सभी काम में लग गए। जब कोई बोर्ड तैयार हो जाता तो उसे टेस्ट करने के लिए वर्जीनिया को सौंप दिया जाता, जो टीवी एवं कीबोर्ड आदि में विद्युत संयोजन करके टेस्ट करते थे। टेस्ट पास करने वाले बोर्ड को एक अलग बॉक्स में रखा जाता। उधर स्टीव के पिता पॉल जॉब्स ने भी अपनी पुरानी कारों की मरम्मत का कार्य रोककर पूरा गैरेज स्टीव को दे दिया और साथ ही मैकेनिकल काम में भी सहायता करने लगे। स्टीव की मां क्लारा को अपना घर खराब होने की चिंता नहीं थी, वरन उन्हें स्टीव के स्वास्थ्य की चिंता थी। इस प्रकार से सभी के खाने पीने की बहुत चिंता रखती थी। अतः 30 दिन समाप्त होते ही सभी 50 नगों की सप्लाई हो गई। टेरल ने पूरा भुगतान कर दिया, पार्ट्स कंपनी का उधार चुकाया गया और अगले 50 नग पुनः तैयार करने के लिए पुनः उसी कंपनी से पार्ट्स खरीदे गए। इस प्रकार एप्पल वन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सिद्ध हुआ। एप्पल वन की कामयाबी के बाद स्टीव के कदमों की चाल धीमी नहीं हुई। एप्पल वन की सप्लाई के समय टेरल के कहे शब्द की सब कुछ एक ही मशीन में होना चाहिए, अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कीबोर्ड, पावर सप्लाई आदि सब एक साथ हो, स्टीव को पूरी तरह से याद थे। अतः स्टीव ने पूरे मशीन एक ही बॉक्स में लाने का निश्चय किया ताकि लोग इस मशीन को पूरा कंप्यूटर कर सकें। वर्जीनिया के स्टीव ने उसका प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए पूंजी की आवश्यकता थी। स्टीव ने भागदौड़ चालू रखी, अपने जान पहचान वालों से अनुरोध किया, लेकिन कोई पूंजी लगाने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी प्रयासों के बाद माइकल मारुकुला नाम के व्यक्ति एवं 1/3 पूंजी लगाने को तैयार हो गए। मार्कुला एक अनुभवी व्यापारी थे, उन्होंने एप्पल की मार्केटिंग के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस प्रकार स्टीव वर्जीनियाक और मार्कुला के प्रयासों से जनवरी 1977 में एप्पल कंप्यूटर की कंपनी नाम का एक पूर्ण संस्थान अस्तित्व में आया। इस बीच वर्जीनियाक और स्टीव के मध्य कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर कुछ भी विवाद हुए। लेकिन स्टीव ने बड़ी चतुराई से इन सभी विवादों को हल कर लिया। जब कंपनी पूर्णतः काम करने लगी तब वर्जीनियाक से अनुरोध किया गया कि वे एचपी की नौकरी छोड़ अपना पूरा समय एप्पल को दे, लेकिन वर्जीनियाक इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में पारिवारिक सदस्यों के दबाव और स्टीव के द्वारा दोस्ती की दिवाई देने के बाद वर्जीनियाक एचपी की नौकरी छोड़ने को तैयार हुए। अप्रैल 1977 में सैन फ्रांसिस्को में वेस्ट कोस्टल कंप्यूटर फेयर में एप्पल II के नाम के कंप्यूटर नाम से स्टीव ने अपना कंप्यूटर प्रस्तुत किया। मार्कुला ने एप्पल को लॉन्च करने के अवसर पर स्टीव वर्जीनियाक सभी के कपड़े बदलने और बन-ठन कर लॉन्च के अवसर पर उपस्थित रहने की तैयारी कर लिया। एप्पल II के स्टॉल को भी सजाया गया। मेले में लोगों ने एप्पल II को बहुत पसंद किया और एप्पल को खरीदने के लिए 300 ऑर्डर मिले। इसी दौरान जापान में एप्पल का डीलर भी नियुक्त हुआ। धीरे धीरे कंपनी में कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। बाद में एप्पल II के नाम से अनेक मॉडल बाजार में प्रस्तुत किए गए। कंप्यूटर के डिजाइन और सर्किट बोर्ड की कारीगरी में वर्जीनियाक बेजोड़ सिद्ध हुए, जबकि आम जनता तक कंप्यूटर को पहुंचाने में स्टीव की प्लानिंग को कोई नहीं छू सका। जैविक पिता बनना। स्टीव जॉब के भारत भ्रमण, अटारी में नौकरी एवं एप्पल में व्यस्तता के कारण उनकी गर्लफ्रेंड ब्रेनन से संबंध लगभग समाप्त हो चुके थे।
जब स्टीव भारत में वापस आकर रॉबर्ट फिनमेल्ट के फार्म हाउस में रह रहे थे, तब उनकी गर्लफ्रेंड ब्रेनन भी वहीं आकर रहने लगी। दोनों में केवल दोस्ताना संबंध रह गए थे। 1975 के प्रारंभ में ब्रेनन की दोस्ती ग्रेग कोल्हान नामक व्यक्ति से हो गई। ब्रेनन अधिकतम कोल्हान के साथ रहती थी, लेकिन कभी कभी स्टीव के पास भी आ जाती थी। रीड कॉलेज में पढ़ते समय कोल्हान, कोटक, होलमैन आदि सब साथी रहे थे। कोल्हान को भी भारतीय दर्शन में रुचि थी। ब्रेनन कोल्हान के साथ रहती थी। अगले वर्ष कोल्हान ने भारत भ्रमण का निर्णय लिया। स्टीव ने कोल्हान को मना लिया कि वे ब्रेनन को साथ ले आएं, अन्यथा उनके अध्यात्म में बाधा आएगी, लेकिन वे नहीं माने और दोनों मार्च 1976 में भारत आ गए। यहाँ पर उनके पास धन की कमी हो गई। कोल्हान ने ईरान के तेहरान शहर में जाकर अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी कर ली। इसी बीच ब्रेनन भारत में ही रहे। बाद में कोल्हान और ब्रेनन अफगानिस्तान में पुनः मिले, लेकिन तब तक दोनों के संबंधों में खटास आ गई थी। इस प्रकार दोनों अलग अलग वापस आए। 1977 की गर्मियों में ब्रेनन वापस लॉस आल्टो गई। इस बीच स्टीव भी अपना पैतृक निवास छोड़ एक किराए के मकान में अपने मित्र कोटक के साथ रहने लगे थे। इस मकान में 2 बड़े और 2 छोटे बेडरूम थे। बाद में इसी मकान में एक बेडरूम में ब्रेनन भी आकर रहने लगी। इसी दौरान स्टीव और ब्रेनन के संबंध फिर से मधुर हो गए और कुछ माह बाद ब्रेनन गर्भवती हो गई। ब्रेनन के गर्भवती होने को लेकर ब्रेनन और स्टीव के बीच काफ़ी ड्रामा हुआ। स्टीव किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ब्रेनन के पेट में आने वाला बच्चा उनका है। दोनों के में काफ़ी नोकझोंक हुई। ब्रेनन का कहना था कि इसी बीच स्टीव के अलावा कोई अन्य पुरुष उसके संपर्क में नहीं आया। संदेह के कारण ब्रेनन भी स्टीव की देखरेख में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। ब्रेनन परेशान रहती थी। घर में कलह भी होता था। अंत में प्रत्युत्तर जांच में पता चला कि ब्रेनन के पेट में पलने वाला बच्चा स्टीव का ही है। स्टीव ने ब्रेनन के ऊपर गर्भपात का भी दबाव डाला। स्टीव नहीं चाहते थे कि जो कहानी उनके जन्म के समय हुई थी वही कहानी ब्रेनन के बच्चे के साथ हो और उन्हें गोद देना पड़े। स्टीव याद करते थे कि उनके जन्म के समय भी उनके जैविक माता पिता की उम्र 23 वर्ष थी और उसी समय उनकी और ब्रेनन की उम्र भी 23 वर्ष थी। दोनों बातों में कितना सामंजस्य था। काफ़ी दबाव के बाद भी ब्रेनन गर्भपात के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बीच उनके मित्र रॉबर्ट फिनमेल्ट को पता चला कि ब्रेनन गर्भवती हैं। उन्हें गर्भपात का विरोध किया और सलाह दी कि बच्चे को जन्म दिलाया जाए। उन्होंने एक अस्थायी दाई की भी व्यवस्था कर दी जो बच्चे को जन्म देने में सहयोग करने में को तैयार हो गई। इस प्रकार 17 मई 1978 को ब्रेनन ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के 3 दिन बाद स्टीव ब्रेनन के पास आए और बच्ची का नामकरण किया गया। बच्ची का नाम लिज कोलन ब्रेनन रखा गया। इसके बाद स्टीव वापस एप्पल में चले गए। वे ब्रेनन से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। यद्यपि प्रत्युत्तर जांच में पता चल गया था कि लीजा स्टीव की बेटी हैं, लेकिन फिर भी स्टीव को संदेह था। यहाँ तक कि स्थानीय अदालत में भी लीजा और भरण पोषण के लिए स्टीव को उत्तरदायी ठहराया था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्टीव इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि लीजा उसकी बेटी है। अब भरण पोषण के लिए कुछ धनराशि देने लगे। स्टीव ने माँ बेटी के लिए एक मकान किराए पर देकर उसका किराया स्वयं स्टीव देते थे और ब्रेनन ने लीजा की शिक्षा की व्यवस्था की। स्टीव इस अध्याय को इसलिए भी बंद करना चाहते थे क्योंकि एप्पल को कुछ दिन बाद बाजार में पूंजी एकत्र करने के लिए सार्वजनिक इशू लाना था। वह नहीं चाहते थे उनका व्यक्तिगत विवाद एप्पल को प्रभावित करे। एप्पल 2 की सफलता ने एप्पल को गैरेज से उठाकर एक कंपनी में बदल दिया। यह कंप्यूटर उद्योग का कॉर्पोरेट हाउस हो गया। एप्पल की बिक्री दिन दूनी 4 चौगुनी की गति से बढ़ी। 1977 में जब एप्पल की बिक्री 250 नग थी, वहीं 1981 में यह बढ़कर 2,10,000 नग हो गई। लेकिन स्टीव को संतोष नहीं हुआ। वह विश्राम नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि एप्पल 2 हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। लोग इसकी जटिलताओं से जल्दी उब जाएंगे। वे चाहते थे कि उनका कंप्यूटर ऑल इन वन हो,
साथ ही वह वेर्जिनिया की छाया से हटाना चाहते थे और पावर सप्लाई से लेकर बाहरी कवच तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब कुछ बदल देना चाहते थे। वह ऐसा उत्पाद चाहते थे जो ब्रह्मांड में भी छेद कर सके। उन्होंने सोचा कि एप्पल II के नाम के साथ ही उत्पाद बनाया जाए। वे कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलताओं को कम करना चाहते थे। वे इसकी डिजाइन और इसका आकार भी बदलना चाहते थे और आकार को छोटा करना चाहते थे। इस कार्य के लिए स्टीव जद्दोजहद करते रहे। कई जगह से टेक्नोलॉजी लिए, अच्छे से अच्छा इंजीनियर लिए, कई जगहों से अच्छे क्षमतावान लोगों को मोटिवेट करके अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने अपने उत्पाद का प्रदर्शन भी किया, लेकिन वे स्वयं इस प्रगति में संतुष्ट नहीं हुए। वे टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी चाहते थे। स्टीव इतने जिद्दी थे कि उन्हें किसी भी की परवाह नहीं थी और वे कुछ भी कर सकते थे। यद्यपि वे कुशल इंजीनियर नहीं थे, लेकिन वे इंजीनियरों की छोटी सी बात भी पकड़ लेते थे। यदि कोई इंजीनियर उनके द्वारा चाहे गए कार्य को न करता था तो स्टीव तुरंत उस पर आग बबूले हो उठते थे और यहाँ तक कि कभी कभी तो संबंध भी खत्म कर देते थे। स्टीव की डिक्शनरी में नो शब्द नहीं था। स्टीव अपने प्रोजेक्ट में लगे रहे। विडंबना देखिए कि एक ओर स्टीव अपने पारिवारिक जीवन और पारिवारिक संबंधों से जूझ रहे थे। वे लीजा को अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर उन्होंने अपने इस कंप्यूटर का नाम लीजा रखा। इस प्रकार उन्होंने अपनी पुत्री को एक सार्वजनिक नाम दिया। कई दिग्गज इंजीनियर, कॉरपोरेट के नामी लोगों में सहयोग के बाद भी अंत में स्टीव अपना मनपसंद कंप्यूटर बनाने में सफल हुए। 1977 में मार्कुला जॉब और वेंजुलिया ने एप्पल के लिए साझेदारी की थी। तब एप्पल की पूंजी मात्र $5,309 थी, लेकिन 4 साल से भी कम समय में जब 1980 में सार्वजनिक निर्गम लाया गया, तब एप्पल की संपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो यह मूल्य $1.79 अरब था। इस दौरान एप्पल के कारण लगभग 300 लोग तो करोड़पति हो गए। इस प्रकार एप्पल ने 12 दिसंबर 1980 को पूंजी बाजार में अपना पब्लिक इश्यू प्रवेश किया। इस समय निर्गम बैंकरों ने एप्पल के एक स्टॉक की कीमत $22 निर्धारित की थी, लेकिन 12 दिसंबर 19 को ही सायंकाल तक एक शेयर की कीमत $29 हो गई। यह 1956 में फोर्ड मोटर के पब्लिक इश्यू के बाद सबसे अधिक मांग वाला हार्ड पब्लिक इश्यू बन गया था। एप्पल ने पूंजी बाजार में प्रवेश करते हुए उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एप्पल के कर्मचारियों को भी स्टॉक क्रय करने का अवसर दिया था। कर्मचारियों ने सभी काफ़ी संख्या में शेयर खरीदे थे, लेकिन विडंबना देखिए और स्टीव का व्यवहार देखिए कि अपने सबसे घनिष्ठ दोस्त डेनियल कोटक को शुरू से आखिरी तक स्टीव के आत्मसखा जैसे रहे, लेकिन स्टीव ने कर्मचारियों को मिलने वाले शेयर नहीं दिए। जब एप्पल स्टीव के पिता के गैरेज में था, तब से लेकर जब तक कोटक एप्पल में प्रति घंटा कर्मचारी के रूप में ही कार्य करते रहे, लेकिन वे उस सीमा तक नहीं पहुंच सके जहां पर कर्मचारियों को उनके अधिकार वाले शेयर दिए गए थे। बाद में कोटक ने बताया कि उन्हें विश्वास था कि जब मैंने शुरू से लेकर अब तक स्टीव का साथ दिया तो स्टीव भी मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन स्टीव ने ऐसा नहीं किया। बाद में पता चला कि कोटक को शेयर न मिलने का ऑफिशियल कारण उनका प्रति घंटा कर्मचारी होना था, क्योंकि शेयर प्राप्त करने के लिए कंपनी का वेतनभोगी कर्मचारी होना जरूरी था। कोटक ने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने चूंकि एप्पल से शुरू से ही अपने काम शुरू किया था, उन्होंने फाउंडर शेयरों की मांग की, लेकिन स्टीव ने यहाँ भी कोटक को निराश ही किया। एक बार कोटक ने अपने मामले की पैरवी के लिए जॉब्स से कार्यालय से बाहर मिलकर स्थिति स्पष्ट करने की सोची। कार्यालय के बाहर जॉब के सामने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन हर बार स्टीव ने उन्हें निराश किया। बाद में कोटक ने बताया कि मैं
आज तक यह नहीं समझ पाया कि मुझे शेयर न मिलने का क्या कारण था। वह मुझे अपना गहरा दोस्त समझते थे, लेकिन जब मैं शेयरों के संबंध में कोई बात करता था तो स्टीव तुरंत कहते थे कि मेरे ऑफिस में बात करो। जब पब्लिक इशू हो गया उसमें 6 माह बाद कोटक ने स्टीव से उनके कार्य में मिलकर शेयरों का मामला सुलझाने का विचार किया, लेकिन तब जब कोटक स्टीव से उनके कार्यालय में मिले तो स्टीव ने बहुत ही ठंडा व्यवहार दिखाया। कोटक को बहुत क्रोध आया और अंत में उन्होंने दोस्ती को भी दांव पर रख दिया। वह एक दुख भरी बात थी। एप्पल का एक इंजीनियर रॉड हार्ट काफ़ी दिनों से यह व्यवहार देख रहा था। उसके पास भी काफ़ी मात्रा में शेयर थे। उन्होंने स्टीव से कहा कि हमें आपके प्यारे दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए। हार्ट ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग अपने हिस्से में से कुछ शेयर कोटक को दे देंगे। हार्ट ने स्टीव से पूछा, आप अपने हिस्से में से क्या देना चाहेंगे? स्टीव ने छोटा सा रूखा जवाब दिया, मैं उसे 0 दूंगा। कोटक के साथ इस तरह के व्यवहार से उलट स्टीव ने अपने माता पिता को एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत उपहार दिया। उपहार था लगभग $75 लाख मूल्य के शेयर। स्टीव ने पेरेंट्स ने उनमें से कुछ शेयर बेचकर अपना गिरवी रखा हुआ मकान छुड़वाया। अब स्टीव के माता पिता का कुछ भी गिरवी नहीं था। स्टीव को इसमें खुशी हुई और उसी उपलक्ष्य में अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ उत्सव भी मनाए। उसके माता पिता बहुत सीधे साधे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बाद में भी कोई अच्छा घर नहीं खरीदा। वे जिस हाल में थे उसमें खुश थे। स्टीव के व्यवहार के विपरीत वर्जीनिया का व्यवहार कर्मचारियों के लिए अच्छा माना जाता था। एप्पल का पब्लिक इशू आने के पूर्व ही वर्जीनिया ने अपने हिस्से के शेयरों में से लगभग 2000 शेयर कंपनियों के 40 मध्य क्रम के कर्मचारियों को बहुत ही सस्ती दर से बेच दिए। इन शेयरों से कर्मचारियों को काफ़ी लाभ हुआ। कर्मचारियों ने अपने लिए अच्छे घर खरीदे। वेंजनियाक ने भी अपने और अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा और स्वप्निल घर खरीदा, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें जल्दी तलाक दे दिया और घर भी अपने पास रख लिया। यद्यपि वेंजनियाक बहुत उदार थे, लेकिन कुछ लोग स्टीव की इस बात से भी सहमत थे कि वेंजनियाक भय के कारण सीधा साधा है और बच्चों जैसा लगता है। जब भी स्टीव व्यापार के मामले में सीधे साधे नहीं थे। उन्होंने तो अपनी प्रेमिका के साथ भी पब्लिक इशू आने से पहले ही अपनी बात पक्की कर ली थी। स्टीव इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कंप्यूटर की दुनिया बड़ी तीव्र गति से बदल रही है। यदि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में समयानुसार परिवर्तन नहीं किया तो लोग उनसे उबने लगेंगे। इसलिए उन्होंने एप्पल 1 और एप्पल 2 और इसके बाद लीजा को बाजार में उतारा, लेकिन इसके बाद भी वे आराम से नहीं बैठे। उन्हें अपना विजन स्पष्ट था। वे कहते थे कि वे आम जनता के लिए कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, जबकि लीजा आम जनता के हिसाब से महंगा है। उन्होंने नए नए इंजीनियर ढूंढने शुरू किए। बहुतों में से मोती चुनने की योग्यता उनमें थी। वे कर्मचारियों के चुनाव के संबंध में माने हुए जौहरी थे। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जेफ रास्किन नामक इंजीनियर का चुनाव किया। यद्यपि रास्किन एक योग्य और चतुर इंजीनियर थे, लेकिन स्टीव और रास्किन की लंबी पारी नहीं चली, क्योंकि रास्किन कहते हैं कि स्टीव को ऐसे आदमी चाहिए जो स्टीव की हाँ में हाँ मिलाए और यहाँ उनके कहने के अनुसार चले। एक बार रास्किन ने कहा था कि स्टीव एक भयंकर मैनेजर हैं। मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वे समय पर नहीं मिलते। वह बिना सोचे समझे काम करते हैं। जब ज़रूरत हो तो वे आपको कोई क्रेडिट नहीं देते। जब कोई नया आइडिया मिल दिया जाता है और वह आइडिया उन्हें पसंद ना हो तो वे तत्काल चिल्लाते और उस पर और यह क्या मूर्खता है, यह विचार तो एकदम बेकार है। इस प्रकार का काम
समय की बर्बादी है, पागलपन है। लेकिन यदि आइडिया पसंद आ जाए तो वे उसे व्यवहार करेंगे जैसे कि वह आइडिया उनका खुद का हो। अंत में रास्किन ने जॉब के साथ काम छोड़ दिया। दूसरी ओर स्टीव को ऐसे आदमी पसंद नहीं थे जो केवल बहस करे, जब भी देखो तब कंपनी छोड़ने की धमकी दे या मनमानी करे। रास्किन के संबंध में स्टीव कहते थे कि रास्किन केवल स्वप्न देखता है, जबकि मैं केवल काम करने पर विश्वास करता हूँ। रास्किन के जाने के बाद मैकिन्टोश परियोजना के लिए हार्टफ्रेड नामक इंजीनियर की नियुक्ति की गई। जब स्टीव ने हार्टफ्रेड से पूछा कि मैं मैक परियोजना में काम करने के लिए अच्छे लोग चाहता हूं और वह अच्छाई तुम्हें है, हार्ट्स ने चतुराई दिखाई और हाँ बोल दिया। हार्ट्स का चुनाव कर लिया गया। स्टीव हार्ट्स को पसंद करने लगे। हार्ट्स चाहते थे कि वे एप्पल II का काम पूरा करें, लेकिन स्टीव चाहते थे कि मैकिन्टोश प्रोजेक्ट का काम किया जाए। स्टीव ने हार्ट से कहा, तुम एप्पल II में केवल समय बर्बाद कर रहे हो। जब एप्पल II कौन चाहता है? कुछ दिन बाद एप्पल II चला जाएगा। एप्पल का भविष्य मैकिन्टोश है, अतः आप मैक प्रोजेक्ट के लिए काम करें। इस प्रकार स्टीव हार्ट्स का हाथ पकड़कर मैकिन्टोश के ऑफिस में ले गए और बोले, यह रही आपकी नई मेज, यहाँ पर आप काम करेंगे। मैक टीम ने हार्ट्स का स्वागत किया। इस बीच वेजनियाक भी दुर्घटना में घायल हो गए। स्टीव ने वर्जीनिया के साथ अस्पताल में काफ़ी समय बिताया। स्टीव हमेशा सोचते थे कि कंप्यूटर को साइकिल की तरह चलाना चाहिए ताकि लोग इस कंप्यूटर को बोझ ना समझे। जैसे साइकिल को बिना प्रशिक्षण और बिना किसी डर से के लोग चलाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी चलाएं। उनकी चाहत थी कंप्यूटर करोड़ों लोगों का हो। मैकिन्टोश प्रोजेक्ट में स्टीव का व्यवहार बड़ा अजीब था। वह हमेशा बेचैन रहते थे, इंजीनियरों के कमरे में घुस जाते थे और उनसे अपने काम के प्रति चैलेंज करते थे। वे चाहते थे कि कम समय में कम कीमत पर ढेर सारा काम हो। वे हमेशा करोड़ों लोगों के बारे में सोचते थे। एक बार स्टीव लैरी केनियल नामक इंजीनियर के कमरे में गए जो मैकिन्टोश में के ऑपरेटिंग सेक्शन में काम करते थे। स्टीव ने शिकायत की कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है। इंजीनियर ने काफ़ी समझाया लेकिन स्टीव नहीं माने। स्टीव ने कहा, मैंने अपने मरने वालों के लिए 10 सेकंड की ही काफ़ी होता है, इस प्रकार 10 सेकंड का समय बचेगा। उन्होंने समझाया कि यदि एक व्यक्ति का 10 सेकंड का समय बचेगा, अब यदि 5 करोड़ लोग मैकिन्टोश का उपयोग कर रहे हों तो देखो 1 वर्ष में लोगों को कितना समय बचेगा। सोचो, तब रह जाओगे। बाद में लैरी की यह बात माननी पड़ी। उन्होंने समय में कटौती करने में सफलता भी पाई। धीरे धीरे मैक टीम के सभी सदस्य समझ गए थे कि स्टीव क्या चाहते थे। उनकी कार्यप्रणाली स्टीव की चाहत के अनुसार बदल गई। स्टीव कंप्यूटर निर्माण के साथ साथ उसके डिजाइन में बहुत रुचि रख रहे थे। यह गुण उन्हें अपने माता पिता से मिली। वे सरल और सुंदर डिजाइन चाहते थे। उनकी यह चाहत एप्पल की स्थापना के समय भी थी, जब वे चाहते थे कि लीजा के पास मैकिन्टोश नाम का जो उत्पाद बाजार में आए उसका डिजाइन सरल, रंगीन और सुंदर हो। जब स्टीव का ऑफिस अपने घर से गैरेज से अलग बनाया गया, तब को ऐसी बिल्डिंग में था जहां आधे हिस्से में सोनी का ऑफिस था। वे सोनी के डिजाइन और कलर भी देखते थे, लेकिन उन्हें यह कलर पसंद नहीं थे क्योंकि अधिकांश मामलों में सोनी के उत्पादों का कलर काला होता था। जून 1981 में एस्वेन में आयोजित डिजाइन मेले में भी स्टीव ने भाग लिया। वहाँ पर इटालियन स्टाइल की डिजाइनों का भरमार था। स्टीव को कुछ भी पसंद नहीं आया। स्टीव चाहते थे कि डिजाइन ऐसा हो जो थोड़े में से बहुत कह दे। वह पैकेजिंग में भी जोर देते थे। उनका मानना था कि हम अच्छा और उच्च तकनीक का उत्पाद बनाएं और उसे इस प्रकार से पैक करें कि वह दूर से दिखाई दे। उनके अंदर वास्तव में उच्च तकनीक का उत्पादन हो। हम पैकिंग बॉक्स का भी आकार बहुत छोटा रखें और उसे सफ़ेद और सुंदर बनाएं। हमारा सब कुछ सादा हो, रियलिटी हो, ऐसी सरलता एप्पल के सभी उत्पादों के लिए चाहते थे। इस प्रकार यह एप्पल का मूल मंत्र बन गया और बाद में ब्रोशर में भी लिखा गया, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सर्टिफिकेशन। एप्पल के उत्पादों के डिजाइन के लिए स्टीव अपनी डिजाइन टीम के साथ साथ जद्दोजहद में रहे। टीम के इंजीनियर एक से एक नई डिजाइन स्टीव के सामने रखते, लेकिन स्टीव उस डिजाइन के संबंध में कुछ
ना कुछ पर प्रश्न कर देते। इंजीनियर निरुत्तर हो जाते। काफ़ी मेहनत के बाद डिजाइन का काम संपन्न हो सका। जब डिजाइन को अंतिम मिल गया तब स्टीव ने मैकिन्टोश टीम के साथ एक पार्टी का आयोजन किया। स्टीव ने कहा, रियल कलाकारों, आपने काम का हस्ताक्षर करो। एक सादे कागज पर सभी 45 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सभी सदस्य मैकिन्टोश के अंदर इन्वेट किए गए इनग्रेट किए गए। इन सब हस्ताक्षरों के बीच में स्टीव के भी हस्ताक्षर थे। यद्यपि हस्ताक्षर बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हस्ताक्षर करने वाले सदस्य जानते थे कि मैकिन्टोश के अंदर उनके हस्ताक्षर हैं। बाद में स्टीव ने सभी सदस्यों को उनके नाम से पुकारा और शैंपेन के साथ पार्टी का लुत्फ उठाया। सदस्यों को महसूस किया कि स्टीव ने हमारे काम को कला के रूप में पहचाना। वे सभी प्रसन्न थे। एप्पल में प्रारंभ से स्टीव का साथ दे रहे माइक मार्कुला अभी नहीं चाहते थे कि वे एप्पल कंपनी के प्रेसिडेंट रहे। वे उन्हें नई डिजाइनों को घर बनाने और अपने निजी प्लेन से उड़ने भरने और अपने शेयरों में ऊंचे मूल्यों की रुचि थी। उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था, प्रेसिडेंटशिप एक अस्थायी व्यवस्था है। इसलिए 2 वर्ष बाद 1982 में उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि उचित प्रतिस्थापन की खोज करो, अन्यथा प्रेसिडेंटशिप कभी नहीं छोड़ पाओगे। दूसरी ओर स्टीव ने अपनी कंपनी को स्वयं नहीं नियंत्रित करना चाहते थे, यद्यपि वे इसके लिए अभिन्न अंग थे और चाहते थे कि प्रेसिडेंट हो। मार्कुला ने भी स्टीव को समझाया कि सभी एप्पल के प्रेसिडेंट पद के लिए परिपक्व नहीं है, अतः बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर मुखिया बनाने की खोज शुरू की गई। इससे पहले उनकी नज़र डॉन स्ट्राइड पर गई, जिन्हें IBM का PC बनाया था। स्टीव ने उन्हें एप्पल में मुखिया बनाने के लिए $1 मिलियन वेतन और एक इतनी ही धनराशि हस्ताक्षर करने का बोनस के रूप में देने का प्रस्ताव था, लेकिन डॉन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने जहाज़ से कूदकर दुश्मनों में शामिल हो जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने जहाज़ से कूदकर दुश्मनों में शामिल हो जाए। वह IBM में सम्मानित सदस्य हैं और समुद्री डाकुओं से दल के विरोध होने वाले बजाय नौसेना में एक सदस्य के रूप में अधिक आनंदित होंगे। स्टीव और मार्कुला ने महसूस किया कि प्रेसिडेंट के लिए किसी उच्च तकनीकी वाले इंजीनियर के बजाय केवल व्यक्ति उचित होगा जो मार्केटिंग और विज्ञापन जगत का जाना माना हो। स्टीव को याद आया कि एक बार वे स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति से संबंध में स्टूडेंट के अच्छे विचार सुने थे। उन्हें कुछ समय पहले ही इन स्टूडेंट को लेक्चर दिया था। उनका नाम था जॉन स्कूली, जो एक समय पेप्सी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। स्टीव ने जॉन स्कूली से मिलने का निश्चय लिया। यद्यपि जॉन स्कूली की बैकग्राउंड स्टीव से एकदम भिन्न थी। जॉन स्कूली की माँ एक उच्च स्तर की मैनहट्टन की मेंट्रेस थी और उनके पिता वकील थे। उधर स्कूली अपने 2 बच्चों के साथ क्रिसमस की छुट्टियां बिताने के लिए लॉस एंजलिस गए। वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक कंप्यूटर रेस्टोरेंट देखा और महसूस किया कि उन कंप्यूटर की मार्केटिंग बहुत ही कमज़ोर है। जब उनके बच्चे ने पूछा कि वे कंप्यूटर में इतना रुचि क्यों ले रहे हैं, तब स्कूली ने बताया कि वे कुपरटिनो जाकर स्टीव जॉब्स से मिलने की योजना बना रहे हैं। कुछ दिन बाद स्कूली एप्पल के मुख्यालय पहुंच गए। जब स्कूली एप्पल मुख्यालय पहुंचे तो उनका भावभीना स्वागत किया गया। एप्पल के कर्मचारी एकदम सादे ढंग से रह रहे थे। भोजन के दौरान स्टीव केवल सलाद खाया। यह भी उनकी सादगी का ही अंत था। भोजन के दौरान ही स्कूली ने बताया, कंप्यूटर के उपभोक्ता एवं कंपनियों के एग्जिट कंप्यूटर संचालन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। स्टीव ने कहा, मैं इसलिए ऐसा कंप्यूटर बना रहा हूं जो सबकी गिरफ्त में हो। मैं लोगों के कंप्यूटर के उपयोग का तरीका बदलना चाहता हूं। कुपरटिनो से वापस आने के बाद एक दिन स्कूली ने स्टीव को 8 पृष्ठ का एक विज्ञापन मेमो भेजा, जिसमें कंप्यूटर के मार्केटिंग की रणनीति समझाई गई थी।
ली मानते थे कि उत्पादन की मार्केटिंग नहीं वरन उत्पादन के लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आएगा, इनका विज्ञापन किया जाना चाहिए। पेप्सी ने स्कूली में यही किया था। पेप्सी में भी स्कूली ने यही किया था। स्कूली ने स्टीव को सलाह दी कि मैं सोचता हूँ कि एप्पल के पास यह चांस है कि वह एप्पल जनरेशन तैयार करे। स्टीव इससे पूर्णतः सहमत थे। स्टीव और स्कूली दोनों एक दूसरे के निकट आ गए थे। स्टीव ने के व्यवहार को देखकर स्कूली को भी अपने बचपन में के दिन याद आ गए। काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और एक दूसरे को परखते रहे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। स्टीव चाहते थे कि स्कूली अपने कंप्यूटर मैकिन्टोश में रुचि दिखाए। यहाँ तक कि स्टीव यह भी चाहते थे कि पेप्सी मैकिन्टोश को बहुत बड़ी खरीदार हो सकती है। जब स्कूली की एप्पल में प्रमुख रूप से नियुक्ति का प्रश्न आया तब उन्होंने मैकिन्टोश का सवाल उठाया। स्कूली ने $1 मिलियन वेतन एवं अन्य उतनी ही रकम हस्ताक्षर करने के साथ बोनस के रूप में देने का प्रस्ताव। स्टीव ने कहा यह तो दोगुना होगा, यद्यपि यह मुझे अपनी कमाई से भी भुगतान करना होगा। हम यह समस्याएं आपस में मिलकर हल कर लेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपने अच्छे आदमी से मिला हूँ और तुम एप्पल के लिए अच्छे मुखिया सिद्ध होगे और एप्पल की अच्छे लोगों को चाहता है। स्टीव ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी दूसरों के लिए काम नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूली से हम बहुत कुछ सीखेंगे। स्कूली ने पुनः चाल चली कि हम एक अच्छे दोस्तों की तरह रहकर भी एक दूसरे को सुझाव दे सकते हैं। जब आप न्यूयॉर्क में हो तो हमें यह साथ बिताने में खुशी होगी। इस प्रस्ताव पर स्टीव असहज हो गए। उन्होंने स्कूली से कहा, डू यू वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ सेलिंग शुगर वाटर और डू यू वांट टू चांस टू चेंज द वर्ल्ड। स्कूली ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। जब अब स्कूली के समक्ष अपनी सहमति देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब स्कूली ने महसूस किया किसी के पेट में ऐसा गुस्सा जाता है और उसे तैयार कर लिया जाता है। स्टीव में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कितनी ज़बरदस्त क्षमता है। अब स्कूली को महसूस हुआ कि पिछले 4 महीनों से वे नई शब्द क्यों नहीं कह पा रहे थे। स्कूली मई 1983 में कैलिफोर्निया पहुंचे। उन्होंने वातावरण में समायोजित होने की कठिनाई महसूस हो रही थी। उन्होंने देखा कि मीटिंग हॉल के सामने स्टीव जमीन में अपने पैरों को कलम की शक्ल की लिए हुए बैठे हैं और अपने नंगे पैरों से खेल रहे हैं। इसी समय स्कूली ने स्टीव को सामने अपना एजेंडा रखा कि कैसे हमें अपने उत्पादों एप्पल 1, एप्पल 2, लीजा और मैकिन्टोश में अंतर करना चाहिए तथा हमें बाजार में क्या रणनीति अपनाना चाहिए। लेकिन स्टीव ने उनके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसी समय स्टीव ने लीजा की टीम पर आक्रमण का प्रयोग किया। उन्होंने एक असफल उत्पाद बनाया है। एक इंजीनियर ने कहा कि जब एक अच्छा उत्पाद बाहर आ रहा है तो आप क्यों इसकी प्रतीक्षा कर लेंगे, आलोचना करने से क्या फ़ायदा। स्कूली ने देखा कि यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक हैं। पेप्सी मैनेजमेंट में किसी भी हिम्मत नहीं की वह अपने मुखिया का विरोध करे। धीरे धीरे स्कूली ने महसूस किया कि उनके रिश्ते के विचारों में भिन्नता है और वे अक्सर इस बात पर सहमत नहीं हो पाते। उनका पहला विवाद मैकिन्टोश के मूल्य निर्धारण पर था। यद्यपि शुरू में निर्णय हुआ कि मैकिन्टोश का मूल्य $1000 होगा, लेकिन चूंकि स्टीव ने डिजाइन में भारी परिवर्तन किया था और डिजाइन में काफ़ी लागत आई थी, अतः यह निश्चय हुआ कि मैकिन्टोश का मूल्य $1995 रखा जाए। लेकिन जब स्कूली और जॉब ने मैकिन्टोश को लॉन्च करने का निर्णय लिया तो महसूस किया कि लॉन्च के अवसर पर काफ़ी धनराशि व्यय होगी और साथ ही मार्केटिंग में धनराशि खर्च होगी। स्कूली का कहना था कि मार्केटिंग में खर्च के रूप में कम से कम $500 की रकम मैकिन्टोश के मूल्य में जोड़ दी जाए और यह $2495 निश्चित की जाए। लेकिन स्टीव ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह ठीक नहीं होगा। मैंने
मैंने इसे एक क्रांति के रूप में देखा है, न कि लाभ कमाने के लिए। मैकिन्टोश के इंजीनियर को भी भय था कि यदि मूल्य अधिक रखा गया तो यह ओवर प्राइस होगा, और मैकिन्टोश तो आप जैसे साधारण लोगों के लिए अधिक मूल्य निश्चित करना विश्वासघात होगा। जॉब्स ने उन्हें संतुष्ट किया और चिंता न कर, ऐसा नहीं होगा। जनवरी 1984 में मैकिन्टोश को लॉन्च किया गया। लॉन्च के आधार पर स्टीव जॉब ने बहुत ही मेहनत की। इसी समय शेयर धारकों की बैठक थी जिसमें चेयरमैन के रूप में स्टीव ने भाग लिया और खुली ने कंपनी का परिणाम प्रस्तुत किए। लॉन्च कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। जब मैकिन्टोश टीम लौटी तब स्टीव ने टीम के सभी सदस्यों को एक एक कंप्यूटर उपहार में दिया और मुस्कुराते हुए सभी के से हाथ मिलाए। टीम के सदस्यों ने महसूस किया कि इस समय स्टीव को कोई अहंकार नहीं है, ना ही व्यवहार में कोई कमी। जनवरी 1984 में मैकिन्टोश के लॉन्च के बाद स्टीव की ख्याति बढ़ गई। एक बार वे एक पार्टी में गए जहां उन्होंने 9 वर्षीय बच्चे को मैकिन्टोश से प्यार करते हुए खेलते पाया। उन्हें खुशी हुई कि कलाकारों ने मैकिन्टोश को पसंद किया। बाद में स्टीव ने मैनहट्टन सेंट्रल पार्क में एक डुप्लेक्स मकान खरीदा और उसकी मरम्मत कराई, लेकिन उस मकान में कभी नहीं गए। वे मूडी थे। दूसरी ओर एप्पल में भी उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी। स्कूली ने लीजा एम मैकिन्टोश निर्माण डिजाइन को एक में मिला कर उसका चार्ज स्टीव को सौंप दिया। यहाँ पर स्टीव ने मैकिन्टोश डिवीजन में इंजीनियरों को प्रमुखता दी और लीजा के स्टाफ को दुत्कारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को निकाला भी। वे मानते थे कि लीजा का स्टाफ बी श्रेणी का है और वे लीजा के स्टाफ को मैकिन्टोश के स्टाफ के साथ मिलाना नहीं चाहते थे। बिल एरकिन्स नाम के इंजीनियर ने इस बात को गलत बताया क्योंकि वह दोनों डिवीजन में काम करता था। उन्होंने कहा कि लीजा के इंजीनियर बहुत मेहनती हैं, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। स्कूली इस व्यवहार से बहुत आहत थे कि स्टीव उनकी बात नहीं मानते। अंदर ही अंदर दोनों में मतभेद थे। यद्यपि अपनी ओर से दोनों ने व्यवहार में प्रदर्शन करते थे कि वे एक हैं। 19 मई 1984 में स्कूली ने एप्पल में आने की पहली वर्षगांठ थी। इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। स्टीव ने एप्पल के सभी उच्च पदों के लोगों को आमंत्रित किया था। स्टीव द्वारा आयोजित इस पार्टी में स्कूली आश्चर्यचकित थे। वे सभी स्कूली को बधाई दे रहे थे। स्कूली ने महसूस किया स्टीव सबके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। जॉब ने कहा, मेरी जिंदगी में 2 दिन ही खुशहाली के रहे। एक जब मैकिन्टोश बाजार में आया, दूसरा जब स्कूली ने एप्पल ज्वाइन किए। यह साल उनके लिए महान रहा क्योंकि उन्होंने जॉन स्कूली को बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जॉन स्कूली को उस वर्ष का पुरस्कार भेंट किया। अपने जवाब में स्कूली ने भी ये कहा कि पिछले 1 वर्षों में उनके लिए भी कई क्षण यादगार के रूप में रहे। उन्होंने कहा कि एप्पल में एक ही लीडर है, मैं और स्टीव। स्टीव ने देखा जॉब मुस्कुरा रहे थे। स्कूली ने देखा जॉब मुस्कुरा रहे थे। पार्टी में उपस्थित आर्थर रॉक और अन्य निर्देशक महसूस कर रहे थे कि अंदर ही अंदर कुछ अलग हो रहा है। उन्होंने जॉब के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए स्कूली का चयन किया था, लेकिन स्कूली जॉब के सामने टिक नहीं पा रहे थे। स्कूली यह समझ रहे थे कि जॉब को उनके ऊपर किसी का नियंत्रण पसंद नहीं था। दिनों दिन स्टीव वाचाल भी होते जा रहे थे। वे बिजनेस मीटिंग में भी किसी नहीं सुनते थे और अपने मनमाने निर्णय लेते थे। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एप्पल के केंद्रित बिक्री विभाग में कर्मचारी सभी डिवीजनों के लिए काम करेंगे, लेकिन स्टीव तैयार नहीं हुए कि कोई अन्य हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि स्टीव अन्य किसी के द्वारा किए गए निर्णय को बदल देते थे। एक बार एक मशीन को भूरे रंग में रंगा गया। बाद में स्टीव ने उसे बदलकर सफ़ेद रंग में पेंट कराया। यद्यपि यह खर्चीला था, उन्हें पूरी फैक्ट्री को सफ़ेद रंग में रंगवाया, जबकि अन्य लोग धूल आदि के कारण सफ़ेद रंग को नापसंद करते थे।